हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग उसी क्रम में कक्षा 12 रसायन विज्ञान में एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, विद्युत रसायन चैप्टर से। विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे हम लोग। कैसे इसका यूज होता है, कैसे एप्लीकेशन है। और जल्दी से आ जाइए सभी लोग, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। हेडिंग डालेंगे हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। शार्ट में इसको बोलते हैं ECS। शार्ट में इसको बोलते हैं ECS, विद्युत रासायनिक श्रेणी, या फुल फॉर्म होती है इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। शार्ट में इसको बोलते हैं ECS। देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी हमें कैसे प्राप्त होती है। जब हम विभिन्न प्रकार की धातु या अधातुओं को उनके बढ़ते या घटते मानक अपचयन विभव के क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो उस स्थिति में जो एक सीरीज या श्रेणी बनकर तैयार होती है उसे कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कैसे बनती है? जब धातु या अधातुओं को उनके बढ़ते मानक अपचयन विभवों या घटते मानक अपचयन विभवों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो एक सीरीज प्राप्त होती है, एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो यहाँ पर लिखिएगा आप सभी लोग, जब धातु या अधातु तत्वों को उनके घटते या बढ़ते तत्वों को उनके घटते या बढ़ते मानक अपचयन विभव विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो आपको पता हो गया कि धातु या धातु तत्व जो होते हैं उनको या तो घटते या फिर बढ़ते, या तो असेंडिंग में लगाएं या फिर डिसेंडिंग में लगाएं, घटते या बढ़ते मानक अपचयन विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब आप जब विद्युत रासायनिक श्रेणी देखोगे तो सबसे ऊपर यहाँ विद्युत रासायनिक श्रेणी में होती है लिथियम और सबसे नीचे होती है कौन? फ्लोरीन। तो जब ऊपर जो लिथियम जो होती है वो सबसे क्या होती है? प्रबल अपचायक होती है, जिसकी वैल्यू E0 जो मान होता है मानक अपचयन विभव का वो -3 पॉइंट समथिंग करके होता है, यानी कि सबसे न्यूनतम मान होता है उसका। और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, जैसे जैसे E0 का मान धनात्मक होता जाएगा तो उसकी जो है अपचायक क्षमता घटती जाती है और आक्सीकारक क्षमता क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। तो इसमें जो है हेडिंग डालेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। विद्युत रासायनिक श्रेणी के
विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण क्या है, कैरेक्टर क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है विद्युत रासायनिक श्रेणी की, वो देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, शॉर्ट में हम लिखेंगे इसको, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ई नॉट क्या है, मानक अपचयन विभव है। ई नॉट क्या है, मानक अपचयन विभव। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ई नॉट का मान, ई नॉट का मान क्रमशः बढ़ने पर इसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, जिससे इसकी अपचायक क्षमता, या जिससे इसकी अपचयित होने की क्षमता, अपचयित होने की क्षमता भी बढ़ती है या बढ़ती जाती है। ठीक है, एक ये पॉइंट विशेषता में लिखेंगे। दूसरा पॉइंट विशेषता में क्या लिखेंगे, जैसे जैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी में हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, यानी कि ई नॉट का मान जैसे जैसे धनात्मक होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति उतनी अधिक होती जाएगी, और जिसके कारण आसानी से या सरलता से जो है अपचयन हो जाएगा, और जिसके कारण उस तत्व की, जिसका ई नॉट का मान क्या होगा, धनात्मक होगा, अधिक, तो वो उतना ही प्रबल क्या होता जाएगा, आक्सीकारक होता जाएगा। इसमें लिखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिसका ई नॉट से मतलब है मानक अपचयन विभव, जिसका ई नॉट का मान अधिक होता है, जिसका ई नॉट का मान अधिक होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होती है, उतनी ही अधिक होती है, जिससे या जिसके कारण उस तत्व का वो तत्व में धातु या धातु कुछ भी हो सकती है, फिर ठीक है, उस तत्व का सरलता से अपचयन हो जाता है, अर्थात वह प्रबल
अर्थात वह प्रबल आक्सीकारक अर्थात वह प्रबल आक्सीकारक होता है। जैसे F2 विद्युत रासायनिक श्रेणी में जब नीचे आ पाएंगे, जैसे जैसे ई नॉट का मान अधिक होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, धनात्मक होता जाएगा, तो सबसे नीचे आपके F2 मिलेगा। और इस F2 ये जो होता है सबसे प्रबल आक्सीकारक होता है। जैसे F2 विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे प्रबल आक्सीकारक होता है। क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो अपचायक क्षमता घटती जाती है और आक्सीकारक क्षमता बढ़ती जाती है, जैसे जैसे वैल्यू धनात्मक होती जाएगी ई नॉट की। अगला पॉइंट लिखेंगे विशेषता में, तीसरा पॉइंट, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हम शॉर्ट में लिख रहे हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी को। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिसका ई नॉट यानी क्या है ई नॉट मानक अपचयन विभव, जिसका ई नॉट मानक अपचयन विभव जितना कम होता है वह उतनी ही सरलता से इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है या मुक्त करता है। अर्थात क्या हो जाएगा आसानी से, अर्थात आसानी से ऑक्सीकरण हो जाता है। अतः वह तत्व सबसे प्रबल अपचायक होता है। सबसे प्रबल अपचायक होता है। जैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी में Li जो आपकी है लिथियम, जैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी में लिथियम सबसे प्रबल अपचायक होती है। क्योंकि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर लिथियम स्थित होती है टॉप पर, जिसकी ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, सबसे कम ऋणात्मक होती है, और जिसके कारण इसका अपचायक क्षमता इसकी सबसे अधिक होती है। और जैसे जैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आते जाएंगे ई नॉट का मान धनात्मक होता जाएगा, वैसे वैसे अपचायक क्षमता घटती जाएगी और ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट करिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर जो है इसकी विशेषताएं हम ऊपर लिखते हैं, जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, साथ ही में स्क्रीनशॉट ले लिया करिए सभी लोग। देखेंगे अगली विशेषता, देखेंगे चौथा पॉइंट, जो धातु
जो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में, जो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती है, वह उतना ही अधिक, वह उतना ही अधिक, वह उतना ही अधिक क्रियाशील, वह उतना ही अधिक क्रियाशील होती है। पांचवा पॉइंट, जो धातु या जो अधातु, जो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में, जो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे, हाइड्रोजन से नीचे स्थित होती है, वह कम क्रियाशील, वह कम क्रियाशील होती है। ठीक है, जो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे होगी वे धातुएं क्या होती हैं? कम क्रियाशील होती हैं। अब अगला पॉइंट 6 पॉइंट क्या है? मानक मानक हाइड्रोजन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ने पर जिस इलेक्ट्रोड पर, जिस इलेक्ट्रोड पर, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसका ई नॉट का मान, यानी कि मानक अपचयन विभव, उसका ई नॉट का मान ऋणात्मक होता है। ई नॉट का मान ऋणात्मक होता है, यानी कि जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाएगा तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा होगा तो उसके लिए ई नॉट का मान जो होगा क्या होगा? ऋणात्मक होता है। अगला पॉइंट 7 क्या है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ने पर जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है, जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसका ई नॉट, मानक अपचयन विभव का मान
धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, तो जो है आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे इसके एप्लीकेशन क्या है, इसके यूजेस क्या है। चलिए तब तक हेडिंग नीचे लगा लेते हैं, भी जगह है विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। क्या इसके एप्लीकेशन है, विद्युत रासायनिक श्रेणी का कहाँ कहाँ यूज होता है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी की लक्षण विशेषताएं हम लोग अभी पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग क्या है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग में देखेंगे, पहला पॉइंट देखेंगे इसमें धातुओं की क्रियाशीलता धातुओं की क्रियाशीलता क्रियाशीलता निर्धारण करने में ये धातुओं की क्रियाशीलता निर्धारण में क्या होता है, जो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती है वह अपने से नीचे स्थित धातु को उसके जलीय विलयन में से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। तो पहला पॉइंट इसमें लिख लेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी में विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती है वह अधिक क्रियाशील होने के कारण अपने से नीचे स्थित धातु को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है, उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है। जो भी धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती है वह अधिक क्रियाशील होती है, जिसके कारण वह अपने से नीचे स्थित धातु को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि जिंक धातु को मिलाया जाए तो जिंक धातु कॉपर से विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक ऊपर स्थित है, इसलिए जिंक अधिक क्रियाशील है और यह कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। तो बन जाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर जो होगा वो क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिंक जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर स्थित है, इसलिए जिंक अधिक क्रियाशील है और अधिक क्रियाशील होने के कारण यह अपने से नीचे स्थित कॉपर धातु को क्या कर देती है, उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी के जो अगले अनुप्रयोग हैं वो देखेंगे। धातुओं की क्रियाशीलता का निर्धारण हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। अगला अनुप्रयोग देखेंगे दूसरा, अधातुओं की क्रियाशीलता
अधातुओं की क्रियाशीलता के निर्धारण में विद्युत रासायनिक श्रेणी कैसे अपना रोल प्ले करती है या क्या योगदान देती है। देखिए, अधातुओं की क्रियाशीलता के निर्धारण में क्या होता है, जो भी अधातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे स्थित हैं, वह धातु अपने से ऊपर स्थित धातु को उसके जलीय विलयन से क्या कर देती है, पृथक कर देती है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो अधातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन से नीचे स्थित होती है, वह अपने से ऊपर स्थित आधातु को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है, ये तो हो गई अधातुओं की क्रियाशीलता के संबंध में। जो अगला एप्लीकेशन है तीसरा, वो है रेडॉक्स अभिक्रिया के संपन्न होने में ठीक है। देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होने से मतलब यह है कि ई नॉट सेल जो होगा बराबर होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और यदि ई नॉट सेल क्या होता है, धनात्मक, तो सेल अभिक्रिया सही दिशा में संपन्न होती है। तो सेल अभिक्रिया जो है सही दिशा में संपन्न होती है, और इस स्थिति में वो जो है रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होगी यदि ई नॉट सेल क्या है, धनात्मक है। ठीक है, ई नॉट सेल क्या है, यदि धनात्मक है। तो धातु की क्रियाशीलता निर्धारण में विद्युत रासायनिक श्रेणी का महत्व है, यूज है, एप्लीकेशन है। अधातुओं की क्रियाशीलता के निर्धारण में है, और रेडॉक्स अभिक्रिया के संपन्न होने में भी डिसाइड होता है कि कैसे विद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया सही दिशा में संपन्न होगी या नहीं होगी। तो जिस भी विद्युत रासायनिक श्रेणी के विद्युत रासायनिक सेल का सेल विभव यानी कि जो ई नॉट सेल है, मानक अपचयन विभव, ये अगर पॉजिटिव आएगा तो वो अभिक्रिया जो है सही दिशा में संपन्न होती है। और इसी तरह से हम लोग किसी भी रेडॉक्स अभिक्रिया में जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको हम लोग उनके एप्लीकेशन के तहत पढ़ते हैं, और इनसे धातुओं की क्रियाशीलता, अधातुओं की क्रियाशीलता और रेडॉक्स अभिक्रिया के संबंध में। और एक पॉइंट इसमें और होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया के
उत्पाद, रेडॉक्स अपक्रिया के उत्पाद बनने में, रेडॉक्स अपक्रिया के उत्पाद बनने में, देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में इसमें लिखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में यदि ई नॉट का मान कम होता है, यानी मानक अपचयन विभव ई नॉट का मान क्या होता है, कम होता है, तो ऑक्सीकरण की क्रिया एनोड पर संपन्न होती है, जबकि ई नॉट का मान अधिक होने पर, या जबकि ई नॉट का मान अधिक होता है, तो अपचयन की क्रिया कैथोड पर संपन्न होती है। और इस केस में जो ई नॉट होगा उसका मान क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, ई नॉट का मान अधिक होगा तो अपचयन हो रहा होगा, अगर ई नॉट का मान कम है तो क्या हो रहा होगा, ऑक्सीकरण हो रहा होगा। इस तरह से विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, कैसे बनती है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या उसके लक्षण है, क्या उसका अनुप्रयोग है, यूज है या महत्व है, एप्लीकेशन जो है आज हम लोगों ने पढ़ा है। तो सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर किया करिए। आपको हमारे चैनल पर निःशुल्क पढ़ाया जाता है, जिसमें कक्षा 12 विशेष करके पढ़ाया जा रहा है। और क्योंकि बोर्ड का एग्जाम कक्षा 12 का होता है, इसलिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी यहाँ पर हम रसायन विज्ञान की कक्षा 12 के स्टूडेंट के लिए कराते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो जरूर कर लीजिए, कोई फीस नहीं है, कोई एक पैसा आपसे नहीं लेना है, सिर्फ निःशुल्क सेवा है ये। हमको बस बच्चों को पढ़ाना है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।